वेलकम फ्रेंड्स। कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डाल रहा हूँ। तो अभी पार्ट वन में आपको सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब हमको पढ़ना है कि काइंड्स और टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रमुख तौर पर तो 4 ही प्रकार के सेंटेंस हमको पढ़ाए जाते हैं। प्रमुख तौर पर हमको 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, वो भी आधुनिक ग्रामर। अभी हाल के ग्रामर्स में जो परिवर्तन आया उसमें हमको 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ा रहा हूं। यानी लिखेंगे देयर आर 5 there are 5 types of sentence. There are 5 types of sentence. कॉपी में नोट करिए इसको। There are 5 types of sentence. वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नोट कर लिया? ठीक है। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम कह सकते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य कहिए या फिर साधारण वाक्य भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर कथनात्मक वाक्य भी आप इसको कह सकते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक या साधारण या फिर कथनात्मक वाक्य, उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसा कि नाम से ही परिभाषा क्लियर कर लीजिए कि स्वीकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य या यूं कहें कि कथनात्मक वाक्य। अब इसकी परिभाषा ये होती है असर्टिव सेंटेंस की कि वे वाक्य, नोट करिएगा काफी नहीं, कि वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, जो यह बताते हैं कि हाँ यह एक कथन है। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हाँ यह एक सत्य है, एक कथन है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वह एक कथन है। तो ऐसे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इंग्लिश परिभाषा आप इसकी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि a sentence that make a statement is called assertive sentence। असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा होती है कि a sentence that make a statement, वे वाक्य जो कथन करते हैं is called assertive sentence, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब इसको साफ करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में आगे हम पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमको समझना है। असर्टिव सेंटेंस देखिए,
हाई स्कूल का जो सेक्शन बी है, जो ग्रामर सेक्शन है, उसमें जो चैप्टर 1 है वो सेंटेंस है। इसी के आधार पर हमको रीऑर्डरिंग करना होता है। किसी सेंटेंस को रीऑर्डरिंग का मतलब वो होता है कि शब्दों का क्रम इधर उधर करेगा, आपको उसे क्रम में करना है। तो जब तक हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे नहीं, पांचों सेंटेंस बढ़िया से समझेंगे नहीं, तब तक हम रीऑर्डरिंग नहीं कर सकते हैं। अब हमको समझना है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस आपके सामने दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको पहचानिए कि असर्टिव सेंटेंस कैसे है, तो आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है एक सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है एक सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये एक स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का। अगर कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर है तो वह असर्टिव सेंटेंस है। अगर किसी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, तो वह एक असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में आपका दोनों आ गया, हेल्पिंग वर्ब और यहाँ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट भी जुड़ गया। समझ गए? असर्टिव सेंटेंस को समझने के लिए जरूरी होता है इस थ्योरी को समझना। असर्टिव सेंटेंस का ये एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। या फिर इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आ जाएंगे। यानी कोई ऐसा सेंटेंस जिसको हम रीऑर्डरिंग करना है और असर्टिव सेंटेंस पर करना है रीऑर्डरिंग, तो इसी नियम पर हम रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि रीऑर्डरिंग कैसे करेंगे इस नियम पर। इस स्ट्रक्चर को उतार लीजिए कॉपी में स्क्रीनशॉट करके। चलिए अब लेते हैं हम एक सेंटेंस। उससे पहले सेंटेंस से पहले एक चीज समझ लेते हैं। हमारी जो थ्योरी थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इस थ्योरी में हमको समझना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, जिरंड आ सकता है और इंफिनिटिव आ सकता है। एक नाउन के स्थान पर ये चार शब्द आ सकते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, जिरंड या फिर इंफिनिटिव। और आगे के चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा कि जिरंड क्या होता है, इंफिनिटिव क्या होता है, इसके बारे में मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। अभी हाल फिलहाल में अगर आप 10th में हैं तो आपको नाउन या प्रोनाउन की जानकारी होगी, नहीं होगी तो अगले भाग में जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करूंगा तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना समझिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, जिरंड आ सकता है, इंफिनिटिव आ सकता है। ठीक यही चारों शब्द ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकते हैं। यही चारों सिमिलर जो शब्द हैं वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, जिरंड आ सकता है, इंफिनिटिव आ सकता है। ठीक है, अब हमको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हम समझ गए कि सब्जेक्ट के स्थान पर चार शब्द आएंगे, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इंफिनिटिव। ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यही आएंगे। अब हमको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया आगे के चैप्टर्स में मैं इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन पहला चैप्टर है हमको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर कौन कौन से आ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जिन्हें एक्जुलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्राइमरी एक्जुलरी और मॉडल एक्जुलरी। यानी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर प्राइमरी एक्जुलरी और मॉडल एक्जुलरी दोनों आ सकते हैं। प्राइमरी, मॉडल, जिसे आप मोडाल भी कहते हैं, मोडाल वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स। अब प्राइमरी वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आएंगे। यानी प्राइमरी वर्ब्स का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। प्राइमरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? तो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं हमारे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड,
हैड, डू, डज और डिड, ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी प्राइमरी वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि प्राइमरी वर्ब होता क्या है, प्राइमरी वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे इसको सेंटेंस में रखते हैं, वो सारी बातें अगले चैप्टर में जैसे जैसे आते जाऊंगा आपको बताता चला जाऊंगा मैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना समझिए कि प्राइमरी जो एक्चुअली होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो ये होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज और डिड। यानी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज और डिड में से कोई एक आ सकता है। ये तो थे प्राइमरी वर्ब, नोट कर लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कि प्राइमरी वर्ब में कौन कौन से आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज और डिड। अब बढ़ते हैं अगले प्रारूप में। प्राइमरी वर्ब हो गया। अब मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, तो मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, used to, ये होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare और used to, ये होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स। यानी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इनमें से भी कोई एक आ सकता है। कैन आ सकता है, कुड आ सकता है, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need और डेयर या यूज्ड टू, इनमें से भी कोई एक आ सकता है मॉडल वर्ब के स्थान पर। आगे के चैप्टर्स में मैं मॉडल वर्ब्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, इसके प्रयोगों के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या आएगा। सब्जेक्ट समझ गए, हेल्पिंग वर्ब समझ गए। अब हमको समझना है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। जब आप क्रिया पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो उसकी परिभाषा लिखवाई जाती है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। ये तो किताबी परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि दैनिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो सब क्रिया है। खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, दौड़ना, हंसना, रोना, सोचना, ये सब क्रिया है। इन सब में से कोई भी शब्द अगर आता है तो वो मेन वर्ब होगा। यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है वो मेन वर्ब हो जाता है। समझ गए मेन वर्ब? मेन वर्ब भी हम समझ गए। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चारों शब्दों का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी करते हैं। अगले चैप्टर में जब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य के भाग के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बस ऑब्जेक्ट की परिभाषा ये समझिए कि जिस शब्द का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, यानी क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसके स्थान पर भी आएगा नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और इंफिनिटिव। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई कॉम्प्लीमेंट जुड़ा है तो हम उसको कैसे मानेंगे कि यह कॉम्प्लीमेंट है, कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए, समझने के लिए सबसे आसान चीज है कि किसी वाक्य में जो कार्य हुआ है, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर कोई कार्य हुआ है, उस कार्य को होने का समय, स्थान, मैनर अर्थात ढंग, कंडीशन, शर्त, etc, ये सब किसी कार्य के होने का समय, स्थान, ढंग, शर्त, ये सभी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझना यह है कि अगर असर्टिव सेंटेंस को हमको रीऑर्डरिंग करना है, क्रम में करना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, फिर रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर रखेंगे मेन वर्ब, फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट। समझ गए?
इसको उतार लीजिए। चलिए इसको साफ करते हैं। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसको रीऑर्डरिंग करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विद द इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विद द। इस सेंटेंस को देख लीजिए ध्यान से, क्रम में नहीं है, इसको रीऑर्डरिंग करना है हमको। इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विद द। चलिए अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। हमने जो थ्योरी दी थी वो था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। अब इस थ्योरी के आधार पर इसको आप रीऑर्डरिंग करिए। सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, जिरांड अथवा इंफिनिटिव। पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखिए, नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव हो तो है वी। वी एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में ही इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ रख देंगे वी। अब इस पूरे सेंटेंस को फिर एक बार ध्यान से देखिए, यह आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। अब पूरे सेंटेंस को फिर ध्यान से देखिए, कहीं कोई सहायक क्रिया नहीं है। अगर सहायक क्रिया नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर आएंगे मेन वर्ब पर। इसमें कोई ऐसा शब्द, इस पूरे सेंटेंस में ध्यान से देखिए, कोई ऐसा शब्द जो किसी कार्य को प्रदर्शित कर रहा है, जो किसी कार्य को बता रहा है। तो कौन सा कार्य इसमें हो रहा है? प्ले, खेलने का कार्य हो रहा है, तो हम यहाँ रखेंगे प्ले। अब हमको इसके बाद रखना है ऑब्जेक्ट। प्ले हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब रखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन, प्रोनाउन, जिरांड, इंफिनिटिव आते हैं, आप जानते हैं। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट हमको रखना है क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े। वी प्ले, हम खेलते हैं, तो क्या खेलते हैं, किस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है? तो फुटबॉल पर। तो यहाँ हम रख देंगे फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल, ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट, समय, स्थान, ढंग। फुटबॉल खेलने का काम कब हो रहा है? इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, फुटबॉल इन द इवनिंग। वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। समझ में आ गया? एक बार पुनः देख लीजिए, ऊपर वाला जो सेंटेंस है क्रम में नहीं है, इसको हमको रीऑर्डरिंग करना है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस पर रीऑर्डरिंग करना है। अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ है, पहचानेंगे असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझिए और रीऑर्डरिंग करिए। सबसे पहले रखेंगे स्ट्रक्चर, देखते हैं तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? पूरे सेंटेंस को एक एक शब्द को ध्यान से देखेंगे। इन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, इवनिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, प्ले सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, फुटबॉल सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, वी सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि यह एक सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, तो इसको हमने यहाँ रख दिया। दूसरे नंबर पर हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है। पूरे सेंटेंस में कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तीसरे नंबर पर हमको रखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? तो क्रिया, जो कार्य हो रहा है, तो कौन सा कार्य हो रहा है? प्ले, यानी खेलने का कार्य हो रहा है, तो हमने यहाँ पर रख दिया प्ले। उसके बाद हमको रखना है ऑब्जेक्ट, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े, जो अगर खेलने का कार्य हो रहा है तो कौन सा कार्य खेलने का हो रहा है, मतलब खेलने में हम क्या खेल रहे हैं, किस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो फुटबॉल पर, तो हमने यहाँ रख दिया फुटबॉल। वी प्ले फुटबॉल। अब लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट, अर्थात कार्य होने का समय, स्थान, ढंग। तो कार्य होने का समय कितना है? इन द इवनिंग, यानी शाम के समय। तो फिर जो बचता है उसको हम लास्ट में लेकर आते हैं कि इन द इवनिंग। अब इस सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस निकलता है, कंप्लीट अर्थ निकलता है कि वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। हम शाम के समय फुटबॉल खेलते हैं या हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। हो गया रीऑर्डरिंग। इस पर आप 200 सेंटेंस रीऑर्डरिंग कीजिए। आपकी किताब में तमाम तरह के एग्जाम्पल्स हैं, रीऑर्डरिंग कीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर मैं उसको आपको बताऊंगा अगले दिन। उन सारे एग्जाम्पल्स को मैं आपको समझा दूंगा कि उसको रीऑर्डरिंग कैसे करना है। ठीक है, अब अगले भाग में मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के काइंड्स के बारे में भी बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करना बताऊंगा, कल ही बताऊंगा, कल ही की वीडियो में बताऊंगा। परसों की वीडियो में मैं इंपरेटिव सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करना बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को रीऑर्डरिंग करना बताऊंगा, फिर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रीऑर्डरिंग करना बताऊंगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और बच्चों के पास जाए, इसका फायदा उठाए, आसानी से समझे। जब बोर्ड पेपर देने जाए, पेपर खोले तो उनको कोई टेंशन ना हो ग्रामर सेक्शन हल करने में, सेक्शन ए भी हल करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं सेक्शन ए विस्तार पूर्वक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ
उसका पूरा एक्सप्लेनेशन सहित आपको बताऊंगा। वो वीडियो भी मैं हो सकता है कि सेक्शन ए का कल दे दूं, तो सेक्शन ए का कल वीडियो आ सकता है मेरा, प्लस बाकी इसके बचे भाग को यानी असर्टिव सेंटेंस के काइंड्स और अन्य सेंटेंस के बारे में मैं कल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू।